हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग पूरनचंद का वस्तुनिष्ठ हिंदी पढ़ रहे थे। 16 क्लासें हमारी हो गई हैं। आज ये हमारी 17 नंबर की क्लास होगी। वन लाइनर प्रश्नों को देखते हुए हम लोग 72 नंबर पेज पर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला प्रश्न है कि खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है। अमीर खुसरो के कितने ग्रंथों की संख्या कुल बताई जाती है? तो कुल इनके 100 ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। ध्यान रखेंगे इसे। अगला है खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो, जिनका समय है 1255 से 1324 ईस्वी। खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो खुसरो का जन्म हुआ था एटा के पटियाली गांव में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एटा के पटियाली गांव में। फिर है कि खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता पाई जाती है। फिर एक पंक्ति है, चमन तूतीय हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी जिमन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। इसका अर्थ है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका है? ये कथन है अमीर खुसरो का। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियां देखेंगे इसे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका अर्थ क्या होगा? आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये पहेली खुसरो की। इसका अर्थ होगा दिया बाती। अगली पहेली है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका अर्थ होगा पायजामा। दूसरी पंक्ति है कि अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अर्थ होगा इसका दर्पण। अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। फिर है इनकी ब्रज भाषा में कुछ पंक्तियां हैं कि चूक भई कछु वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा ज्यों पानी। अगली है, चाम मास वाके नहीं एक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत हैं कैसे। फिर दिया है खुसरो के प्रसिद्ध दोहे और गीत। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये पंक्ति रहीमदास की है, सॉरी खुसरो की है। खुसरो के प्रसिद्ध दोहे हैं कि उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो ये पंक्तियां खुसरो की ध्यान रखेंगे। एक पंक्ति और है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये गलत लिखा है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गरदीनी बकस मुरी माल, सोनी सेज इस बन लागे, बिरह अगिन मोहि डस डस जाए। आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी आदिकाल की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो राउर बेल है पहली, तो जो 10वीं शताब्दी में लिखी गई। रोड़ा कवि इसके लेखक हैं। राउर बेल 10वीं शताब्दी में लिखा गया रोड़ा कवि के द्वारा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया दामोदर शर्मा के द्वारा, जो कि महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित थे। फिर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर
14वीं शताब्दी में लिखा गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये इसका समय 14वीं शताब्दी है। और लिखा किसने? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, जो कि मैथिल कवि कहे जाते हैं। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इन्होंने लिखा वर्ण रत्नाकर। आगे है कि कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है? तो कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ठ कहा है। क्या कहा है? अवहट्ठ। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? तो बंशीधर हैं। विद्यापति द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं, कौन कौन से? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और पदावली। मैथिल कोकिल कहलाते हैं, कौन कहे जाते हैं मैथिल कोकिल? तो सबको पता है, विद्यापति कहे जाते हैं मैथिल कोकिल। समय है इनका 1350 से 1460 ईस्वी अनुमानतः। फिर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? तो श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है विद्यापति को। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन बताना है किसने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ऐसा कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। ये तो बहुत प्रसिद्ध कथन है, सबको पता ही होगा, फिर भी ध्यान देंगे। आचार्य शुक्ल ने कहा है विद्यापति के विषय में। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? तो सबसे पहले विद्यापति को रहस्यवादी कहने वाले हैं ग्रियर्सन जी। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले हैं निराला। निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। फिर अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल, नवकुल शेखर, नव कवि शेखर है यहाँ पे, नवकुल कवि शेखर या नव कवि शेखर, ये उपाधियां किस कवि को दी गई हैं? तो ये विद्यापति को दी गई हैं। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? तो ये विद्यापति के जो पद थे उसी को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। फिर प्रश्न है कि विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं, कौन है जो विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं? तो वो हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। ये दोनों विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो ये ग्रियर्सन हैं, नागेंद्रनाथ गुप्त हैं और जनार्दन मिश्र हैं। ये तीनों पदावली में रहस्यवादिता मानते हैं। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि ऐसा मानने वाले विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा कुमारी झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा कुमारी झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये सभी विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के, इन दोनों के दरबारी कवि थे। फिर है कि खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूल तनु भरई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये विद्यापति की हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान हैं गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल जी। ये तीनों, गुलेरी जी, सांकृत्यायन जी और आचार्य शुक्ल जी, तीनों ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अब किसने ये कह दिया कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है? ऐसा कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है,
इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले कौन है? तो वो है रामविलास शर्मा। ये कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, रामविलास शर्मा का ये इंपॉर्टेंट कथन है। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना? तो ये मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है पज्झटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद थे? तो ये अपभ्रंश के थे। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? तो वो था दोहा छंद। सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था दोहा। आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद थे। रासो काव्य के पूछ रहा है, रासो काव्य के प्रमुख छंद कौन कौन से थे? तो छप्पर, तोटक, तोमर, पद्धड़ी और नाराज, ये रासो काव्य के प्रमुख छंद थे। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। पिंगल शैली का प्रयोग कहाँ होता था? तो ये होता था कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? तो ये छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं जो 11वीं से लेकर 14वीं सदी तक लिखे हो सकते हैं संग्रहित है। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं सदी के आरंभ का संग्रह कहते हैं। अगला है, अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? तो अपभ्रंश नाम 7वीं शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थी? संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य या हिंदी। आदिकाल में साहित्य रचनाओं की जो धाराएं थी वो संस्कृत साहित्य था, प्राकृत एवं अपभ्रंश था, देश भाषा साहित्य या हिंदी थी। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सहजिया संप्रदाय की स्थापना सर हपा ने की थी। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? तो ये थे कन्नौज और कश्मीर में। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा क्या कहलाती है? संधा भाषा। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? तो ये संधा भाषा नाम देने वाले हैं मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये राजस्थान से प्राप्त हुआ। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किस भाषा में मिलता है? तो उलटवासियों का जो पूर्व रूप है वो हमें सिद्धों की भाषा यानी संधा भाषा में मिलता है। यहीं से कबीर ने इसको ग्रहण किया था, उलटवासियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछ रहा है, वो है शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी गई? तो दी गई उपदेशात्मकता को। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आचरण या क्या है ये आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई? तो ये रास नाम से पद्यबद्ध की गई थी। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है विनय चंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई में, जो कि 1200 ईस्वी में लिखा गया। नेमिनाथ चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन दिखाई देता है। देवसेन की दब्ब सहाव पयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया? तो ये किया था माइल धवल ने। नेमिनाथ चरियु किसने लिखा? नेमिनाथ चरियु लिखने वाले हैं हरिभद्र सूरी। प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? प्राकृत पैंगलम में
बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरब्रह्म की कविताएं मिलती हैं। यह है हरिब्रह्म। ठीक, तो प्राकृत पेंगलम में बब्बर, जज्जल, विद्याधर और हरब्रह्म की रचनाएं मिलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास को हम फिर दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप क्लास को देखते रहिए, अच्छे से इसको तैयार करिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।